23 का जुटान है और उम्मीद 24 की उड़ान की है। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बेंगलुरु में आज विपक्ष का मोदी विरोधी मंच सजने जा रहा है। बेंगलुरु में 23 विपक्षी दलों की बैठक है। कांग्रेस ने 23 पार्टियों की लिस्ट भी जारी की है। 2 दिनों तक एनडीए को रोकने के लिए ये 23 पार्टियां मिलकर कोई रणनीति बनाएंगी कि किस तरीके से, किस रणनीति से मोदी को और एनडीए को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। तो 23 विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, जो आज से शुरू होगी और कल तक चलेगी। On Manipur issues, at least a peace call to the people of Manipur is not coming from the mouth of the Prime Minister. This is a really shocking. The people of the country are in a great distress, especially the common people of this country, due to unemployment and price rise. There is no concrete measures to address the concern of the common people of this country. Though we are here not only for attaining power, we are here for address this genuine concern of the biggest democratic country of the world. Of course, people are aware of this fact. They will teach a lesson when the time comes. Those who are totally failed in governance, those who are cheating them by giving false promises, that is up to the people. They will decide. We are very sure that. But here, we are all here. 26 opposition political parties are here to move forward unitedly to give a solution for the common people's issues and to address the genuine concern of this dictatorial government actions. That's why we are all coming here. This is the second meeting. We will decide in this meeting what the course of action in future. Certainly, Parliament session is also starting on 20th onwards. We will chalk out the Parliament strategy also. Certainly, we are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. And we are very happy to see that after the Patna meeting, those who are telling that we are very much comfortable. मनु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, तमाम जानकारी के साथ, जो कि नजर रख रहे हैं बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक को लेकर। मनु जी, एनडीए को रोकना है, 23 विपक्षी दल एक साथ जुट रहे हैं। पटना में इसके पहले बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ मतभेद सामने आए थे, हालांकि उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश की गई। कितनी इस बैठक की सफलता की उम्मीद की जा रही है, की जानी चाहिए, और विपक्षी दल क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? पर ये एक लग रहा है कि पिछली बार के अगर आप परिणाम देखें तो उसके अंदर ये था कि भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिले थे, और जो दूसरे अन्य जो विपक्षी दल हैं उन लोगों को मिलाकर के करीबन 55% वोट मिले थे। तो इन लोगों का ये सोचना है कि अगर 2024 में एकजुट होकर के और एक कैंडिडेट और एक पार्टी का नाम रख करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है यूपीए जो है अगर एकजुट होने की कोशिश वापस से करता है तो उसके अंदर अभी तक लग नहीं रहा कि सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कई जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे इन लोगों के आपस में टकराते हैं। उसके ऊपर एकजुट होना बहुत ज़रूरी होगा कि ये मुद्दे जो हैं
कहीं ना कहीं एक स्थायी मुद्दा जो रखे हैं जिसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। अलग राज्य में किसी पार्टी दूसरे मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और दूसरे राज्यों में अलग मुद्दे रहते हैं। आप राजस्थान की अगर सीधे तौर पर बात कर लें तो यहाँ पर अभी केवल कांग्रेस और बीजेपी में सीधे तौर पर फाइट रहती थी, लेकिन इस बार आप पार्टी भी कूद रही है मैदान में, जो पूरे सभी 200 जगह उतारेगी अपने मैदान में। अभी तक कहीं भी आप पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस का विरोध कर रही है। यहाँ पर एकजुट होते हैं तो विधानसभा चुनाव पहले 2023 में है, पहले किस तरह से चुनाव होगा इनका, क्या उससे पहले कुछ हो पाएगा इन लोगों के आपस में कुछ गठबंधन, उसका क्या परिणाम रहता है। दूसरी अगर बात करें, एक आरएलपी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल ने बनाई थी 2018 के जब चुनाव हुए थे तब उन्होंने पार्टी गठित करी। 3 विधायक आज जीते हुए हैं, पहले चले गए वो एनडीए के साथ में, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन के साथ में उन्होंने नागौर के अंदर चुनाव लड़ा। नागौर में चुनाव लड़के अकेले बीजेपी ने उनके सामने मैदान में उतारा नहीं, किसानों का मुद्दा हुआ। आज उनकी कोई क्लियरिटी नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना कांग्रेस के साथ में। इस तरह से रीजनल पार्टियों का बड़ा काफी अभी आपस में जद्दोजहद सभी आंकड़ों को देखकर एक होने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो संदेश दे रहे हैं, रजत भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस पर नजदीक से नजर रखते हैं। रजत, एक बड़ी कोशिश है 23 दलों को एक साथ लाकर, और पिछले चुनाव के जो आंकड़े हैं उनका यह कहना है कि अगर सब एक साथ आते हैं तो उन आंकड़ों के चलते एनडीए को पीछे धकेला जा सकता है। उम्मीदें कितनी जोरदार हैं, कितनी उम्मीदें हैं जिसके चलते 23 का जुटान और 24 में चुनौती देने की तैयारी है अब बेंगलुरु से? ये जो कोशिश होगी, एक तो आज डिनर है जो सोनिया गांधी ने होस्ट किया है, सिद्धारमैया ने कॉल किया है। दूसरी चीज ये होगी कि ये जो अलायंस है, जैसे पहले यूपीए 1 यूपीए 2 होता था, इस बार अलायंस का नाम क्या हो, पहला। दूसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात हुई है। तीसरा, कन्वीनर और को कन्वीनर कौन हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीट शेयरिंग को लेकर कैसे बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि देखिए नाम कोई भी हो सकता है, कन्वीनर कोई भी हो सकता है, बैठक देश में कहीं भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज है कि अगर अलायंस हो रहा है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो। जैसे अरविंद केजरीवाल इस जिद पे थे कि ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। अब क्या अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां उनकी इकाई है लेकिन अभी कोई वोट बैंक नहीं है, वहां कांग्रेस को लड़ने देंगे या फिर कांग्रेस कुछ स्पेस देगी? दिल्ली में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि अगर आपने ऑर्डिनेंस पर दिया है और आप अलायंस करने जा रहे हैं, विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होगा? अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता उस बैठक में बैठे हैं, तो क्या अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के बीच में और जयंत भी आज शामिल हो रहे हैं, क्या ये तीनों दल अलायंस की बात करेंगे कि कांग्रेस को, जयंत को और अखिलेश को कितनी कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए? और एक ही कैंडिडेट जो देने की बात है कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट दिया जाएगा, तो अलायंस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे बेसिक और सबसे आप कहिए कि जरूरी चीज जो है इस मीटिंग के डिस्कशन में कल यही होगी कि सीट शेयरिंग कैसे हो इन 23 दलों के बीच। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रजत, आप उस पेज को सामने रख रहे हैं जो पेज सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, वो पैदा करेगा। वो एक कैंडिडेट होगा तो किसका होगा, कौन पीछे हटेगा, कौन अपना ज्यादा यहां पर त्याग करेगा, जिसके चलते एक होकर सामने आएंगे। ये इतना आसान लगता है क्या रजत, जितना आसान बातचीत में, डिस्कशन में अभी इन दलों को लग रहा है? देखिए, जहां पर स्पेस खाली है वहां पर बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बात करिए ममता बनर्जी की, तो वहां पर अगर आप कहिए कि साहब कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का इस समय सिर्फ एक विधायक है, 2 सांसद हैं, तो वहां बहुत दिक्कत नहीं होगी कि साहब 4 सीट ले लीजिए। लेकिन जब ममता बनर्जी कहेंगी कि नहीं साहब हमको गोवा में 1 सीट लड़नी है और हमको यूपी में 1 सीट लड़नी है, वहां दिक्कत होती है। जब आम आदमी पार्टी कहेगा कि नहीं साहब हमको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सीटें दीजिए, वहां दिक्कत होती है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से कांग्रेस और आप किसी के पास नहीं है, वहां इतनी समस्या नहीं होती कि चलिए 4 और 3 में डिवाइड हो सकता है। हरियाणा में जहां पर इतने सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, वहां आम आदमी पार्टी कहेगी हमको सीट दीजिए, दिक्कत होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है आज के दिन में, और वहां पर लगभग 8 से 9 सांसद कांग्रेस पार्टी के, वहां जो कांग्रेस पार्टी कहेगी अलायंस अगर हो रहा है तो ऐसे सीट बनवा रहा हूं, तो ये स्पेस देने वाली बात है कि एक दल दूसरे दल को कैसे देगा। अब नीतीश कुमार जी कहें हमको यूपी में या दिल्ली में सीट चाहिए, फॉर्मिडेबल नहीं हो सकता। हाँ, वो बिहार में मांग सकते हैं, 1 सीट को यूपी में मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन दिक्कत वहां होती है जहां पर स्टेट इकाई जो होती है वो दूसरी पार्टी से लड़ रही होती है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस के बड़े नेता हो संदीप दीक्षित, अजय माकन, एकदम वो सही इस पक्ष में नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जाए ऑर्डिनेंस पर।
लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पर ये एक आप कह सकते कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो अब जो स्टेट यूनिट है वो कहेगी साहब हमको सीटें कितनी मिलेंगी। तो दिक्कत स्टेट वाइज स्टेट होती है। ऑपोजिशन यूनिटी कहीं भी हो सकती है, डिनर भी हो सकता है, मोदी के खिलाफ एक हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने स्टेट पे वापस जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के लीडरशिप बिल्कुल नहीं करते सीटों के मामलों में। आप एकदम सही बात उठा रहे हैं और चर्चा और सवालों को आप एकदम सही तार्किक तरीके से सामने रख रहे हैं कि एक बड़े लब्बो लुआब की तरह देखना तो अलग बात है, लेकिन जब छोटी छोटी चीजों पर आते हैं, संदीप दीक्षित और अजय माकन का नाम लिया, खुलकर विरोध किया है इन्होंने, कैसे वहां पर मैनेज करेगी कांग्रेस, क्योंकि सबके बीच में अपनी बात रखना और फिर अपने ही इकाई में जाकर उसको समझना एक अलग बात है। मैं शक्ति का भी रुख करूंगा, पटना से मेरे साथ जुड़ गए। शक्ति, बड़ी बातचीत चल रही थी पटना बैठक के दौरान कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। खैर सतीश इस वक्त, शक्ति मेरे साथ इस वक्त जुड़े नहीं हैं। छोटे छोटे राज्यों की बात अगर हम करें, या आपने जिक्र किया रजत, अभी फिलहाल आपका ही रुख करते हुए, अधीर रंजन चौधरी भी पश्चिम बंगाल में बहुत मुखर रहे हैं। एक लंबा वक्त हो गया पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जितना ज्यादा स्टैंड लेते हैं, वही स्थिति अजय माकन और संदीप दीक्षित की यहाँ है। तो अपने इन कद्दावर नेताओं को कैसे समझाएगी पार्टी? कांग्रेस ही एक बड़ी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर सामने दिख रही है इस गठजोड़ और इस बातचीत को लेकर। जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले, अगर आप राजीव जाइए तो पंजाब में जब यात्रा चल रही थी, सिटिंग एमपी थे लोकसभा के संतोख सिंह जी, वो एक्सपायर कर गए थे, वहां पर बाई इलेक्शन था। तो उस वक्त जो पंजाब की इकाई थी, जब बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप आम आदमी पार्टी को अलायंस में लेना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस का समर्थन करना चाहते हैं, तो ये सीट क्योंकि सिटिंग कांग्रेस पार्टी की थी और अब संतोख सिंह नहीं है, उनका देहांत हो गया है, बाई इलेक्शन है, उनकी वाइस चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से कहिए साहब कि ये सीट छोड़ दें, तो एक अलायंस की शुरुआत हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं डाली, मानी नहीं, और कांग्रेस का ही एक पूर्व नेता था जिसको लड़ाया गया और वो जीत गया चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि साहब ये कहां तक जायज होगा कि आप अपनी स्टेट यूनिट्स को खत्म कर देंगे। दिल्ली में अगर आप संदीप दीक्षित 2 बार सांसद रहे ईस्ट दिल्ली से, अजय माकन सेंट्रल दिल्ली से सांसद रहे, ये अपनी सीटें छोड़ेंगे नहीं। फिर ये कहेंगे कि साहब अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने आम आदमी पार्टी हमारे साथ अलायंस में, तो आम आदमी पार्टी सीट छोड़े हमारे लिए, तब तो अलायंस होता है, तब ये होता है कि हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए तो उत्तर प्रदेश में आज भले ही कांग्रेस पार्टी की एक सीट है, लेकिन 2009 में कांग्रेस पार्टी के पास 23 सीटें थी। तो कांग्रेस हमेशा कहेगी कि हमको 23 से 24 सीट अपने नेताओं के लिए चाहिए। अखिलेश यादव हमेशा इस बात को कहेंगे कि आपके पास कैडर नहीं है, आपका वोट बैंक खत्म हो गया है, आपके विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आपको क्यों दे दें, हम आपके लिए रायबरेली और अमेठी छोड़ देंगे। तो ये जो सीट का है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वो एक बड़ा पेच है जिसको सुलझाना पड़ेगा। रजत, आखिरी लड़ाई यहीं पर आकर रुकती है। बातचीत, आदर्शवादी बातें, बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें वो अलग रह जाती हैं, लेकिन जब चुनावी राजनीति में उतरना होता है तो सीटें किसके पास कितनी, और ये मंथन और ये लड़ाई कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है इस मीटिंग से इतर। मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ गए मुंबई से। अभिषेक, शरद पवार को लेकर बहुत कयास लग रहे थे, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे नहीं होंगे, अब पता चल रहा है कल शामिल होंगे। एनसीपी में भी 2 फाड़ हो रखा है। क्या कुछ उम्मीद लगा रहा है महाराष्ट्र का नेतृत्व जो इस बैठक में शामिल होने जा रहा है बेंगलुरु में? बिल्कुल राजू, बिल्कुल। देखिए, आज उम्मीद थी शरद पवार के शामिल होने की इस मीटिंग में, लेकिन शरद पवार शामिल आज नहीं हो रहे हैं, कल शामिल हो रहे हैं। इस बात की ऑफिशियली जानकारी शरद पवार की गुट की तरफ से दे दिया गया है कि कल शरद पवार शामिल होंगे। इतना ही बल्कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र शामिल होने जा रहे हैं। 2 बड़े नेता जो कि महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी की इस वक्त एनडीए के विरोधी कहें, वह शामिल होने जा रहे हैं इस बेंगलुरु की मीटिंग में। लेकिन एक बात तो साफ है, देखिए शरद पवार जिस तरीके से पार्टी में अंदरूनी लड़ाई से लड़ रहे हैं, लगातार अजीत पवार के अपने घर में ही उनके भतीजे से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी टूट चुकी, पता ही आपको 40 से अधिक विधायक टूट चुके हैं, और वह अब जाके किस तरीके से नेतृत्व करेंगे, किस तरीके से समर्थन करेंगे, यह देखना होगा। ये वही शरद पवार है राजू, आपको याद होगा जब पटना में मीटिंग हुई थी, जोर शोर से बढ़ का हिस्सा लिया था। इतना ही बल्कि तमाम में से जो भी लगातार मीटिंग हुआ करती थी, उस मीटिंग में जोर शोर से हिस्सा लिया करते थे। नीतीश कुमार से लेकर तमाम बड़े नेता मुंबई में आकर इनसे मुलाकात किया करते थे। इनका वर्चस्व दबा इतना रहा कि राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, और यह कहे जाते हैं कि शरद पवार अगर रहेंगे तो सबकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि मझधार में शरद पवार की नैया खुद फंस चुकी है, और शरद पवार क्या उन लोगों को बाहर निकाल पाएंगे क्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही कारण है कि शरद पवार तो शामिल हो रहे हैं, बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन शरद पवार का जो वजूद था, जो वर्चस्व था पहले के मुकाबले, वह शायद अब विरोधी पार्टी में
जो यानी जो यूपीए की जो बैठक होने जा रही है उसका नाम क्या होगा, इसे बता ही रहे थे, लेकिन उसमें समझ में आएगा कि आखिरकार क्या वह पहले वाला वजूद रख पाते हैं या फिर उनकी कहीं कहीं इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कमजोर तो पड़े ही हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से कैसा लगेगा, क्योंकि उनके घर में सेध पड़ चुकी है, उनका घर टूट चुका है। वही उद्धव ठाकरे की बात करें, देखिए उद्धव ठाकरे कभी यूपीए में थे ही नहीं या कभी विरोधी की तरफ से थे नहीं, 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में रहे, लेकिन देश में कहीं चुनाव हुआ नहीं, इसलिए कभी उद्धव ठाकरे की सूचना कभी साथ में आई नहीं। तो उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होगी, क्या वो राहुल गांधी को अगर माना जाएगा पीएम के पद का उम्मीदवार तो क्या वो साथ देने वाले हैं, क्या तमाम देखिए अभी भी जो असमंजस लगातार मचा हुआ है, लेकिन यह जरूर एक बड़ी जानकारी है कि महाराष्ट्र में 2 बड़े नेता उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ शरद पवार दोनों इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं और बड़ा सवाल वही रह जाता है कि आखिर इस दौरान जो चर्चा होगी उस चर्चा में उस चुनावी राजनीति का क्या होगा जिसकी उम्मीद लेकर ये दल जा रहे हैं। मनु शर्मा मेरे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। मनु जी, अभी रजत ने बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। उन्होंने कहा अपनी राजनीति अलग है लेकिन चुनावी राजनीति में बने रहना है तो सीटों और इस आंकड़ों को बचाए रखना भी जरूरी है। कौन कितना झुकेगा, कौन कितना दबेगा, यह भी देखना होगा। और इसको लेकर अगर राजस्थान की बात करें जहां पर 2 बड़े दल बीजेपी आते हैं और कांग्रेस आते हैं, यहां पर अगर कोई तीसरा दल अपनी जगह मांगने की कोशिश करेगा तो क्या ये सारी कवायद जीरो होते हुए नहीं दिखेगी फिर? बिल्कुल राजीव सही कह रहे हैं इस बात को कि राजस्थान के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस में रहती है, लेकिन इस बार जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में सभी जगह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यहाँ भी पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। जब अगर शेयरिंग की जब बात आती है तो किस तरह से बैठ पाएगी, क्योंकि आज तक अभी तक आप पार्टी का कोई कैडर यहाँ पर राजस्थान के अंदर नहीं है। केवल एक राज्य स्तरीय जो पार्टी बना रखा है उन्होंने, उसके हिसाब से केवल पदाधिकारी बना रखे हैं। इसके अलावा जिलों में अभी तक कोई कैडर नहीं है। अगर वो शेयरिंग की बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो 1 या 2 सीट पर भी अगर यहाँ मांगते हैं तो ऐसा बिल्कुल कैडर नहीं है उनका कि वो सीधे चुनाव में उतर सके राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये साफ तौर पर कहना है कि 2024 के लिए अगर सब मिल करके यहाँ पर लड़ रहे हैं, उससे पहले तो 2023 देखना होगा राजस्थान के अंदर कि इसके अंदर क्या कुछ रहता है, क्योंकि अगर इन्होंने स्थिति साफ नहीं करी तो 2023 से पहले ही ये सामने आ जाएगा इन विपक्ष का भी सारा कि जब राज्य स्तरीय जब इलेक्शन हो रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें अगर एकजुट नहीं हो पा रहे तो आगे चल करके किस तरह से एकजुटता दिखा पाएंगे। आज अगर विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही हैं ये पार्टियां राजस्थान के अंदर और बाद में 2024 के अंदर साथ लड़ने की बात करते हैं तो कैसे वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे? जी राजीव, वैसे वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे। रजत का रुख कर लेता हूं क्योंकि इस मीटिंग को लेकर बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। और रजत, क्योंकि आप नजर रख रहे हैं कांग्रेस के तमाम कदमों पर, मेरा सवाल है उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को छेड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि मोदी के खिलाफ ये गठबंधन ये सबका जोड़ हो रहा है। यूसीसी इसमें एक बड़ी चीज है। अब ये जो पार्टियां यहां पर इकट्ठा हो रही हैं, इसमें आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती हुई दिख रही है, बाकी विरोध कर रहे हैं। तो कैसे एका होगा उन मुद्दों पर जिस पे सभी अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है? ऐसे ही 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, बाकी पार्टियां भी गोल मटोल बात कर रही हैं। ये मुद्दे कहीं टकराएंगे नहीं इस एकता में? देखिए, मुझे लगता नहीं, क्योंकि यूसीसी को लेकर जहां तक मेरी जानकारी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, उसने साफ कहा है कि जब तक उसका ड्राफ्ट टेबल नहीं होता है, ड्राफ्ट को नहीं पढ़ा जाता है, तब तक उस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में मेंशन किया कि वो यूसीसी के पक्ष में है और बीजेपी ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे। जब तक उसका ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक कोई भी दल, मुझे को लगता है राजनीतिक दल, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा कि हम समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। ओवरऑल 3-4 दलों ने कहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि हम ड्राफ्ट देखेंगे, पहला। दूसरा, जो राज्य स्तर और लोकसभा का चुनाव होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा के लिए अलायंस हो। आप इसको समझिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी बैठी है इस विपक्ष की बैठक में और लेफ्ट भी बैठा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है, और वहीं आप जब केरल में जाइए तो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, 2 ही पार्टियां हैं केरल के अंदर जो आमने सामने होती है। तो लोकसभा की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। विधानसभा को लेकर मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल हो या कोई दल लड़ना चाहे वो लड़ सकता है। ये मुख्यतः बातचीत 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभा में लेफ्ट और
कांग्रेस भी अलग अलग होती है। अच्छा ममता रजत, बनर्जी और रजत कांग्रेस एक राइडर रख लेते हैं क्या इस बैठक में, जहां पर हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, एक कैंडिडेट लाने की बात कर रहे हैं, ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें अड़े रहना, स्टबर्न हो जाना, ये तल्खियां नहीं पैदा करेगा आने वाले आम चुनाव के लिए इन्हीं दलों के बीच में? लगता नहीं, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, क्योंकि केसीआर इस बैठक में नहीं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करिए तो 3 वो स्टेट हैं जहां पर या तो कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वहां किसी भी दूसरे दल का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। लेना देना था कर्नाटक में, जहां पर जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक ऑपोजिशन की बैठक में देवगौड़ा साहब आते थे, लेकिन जब वहां चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, तो देवगौड़ा साहब थोड़ा सा इंक्लाइंड हुए हैं बीजेपी एनडीए की तरफ, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई। तो ये कहना कि कोई आप कहिए कन्फ्रंटेशन है इन राज्यों में, तो ऐसा नहीं है। चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या ममता बनर्जी हो, वो चाहे तो इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ लें, कांग्रेस पार्टी को कोई मतभेद उसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन पार्टियों का वहां जमीन है ही नहीं। वहां पे या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस। ठीक, बीजेपी है तो कांग्रेस है, और सारा गठबंधन बीजेपी या एंटी मोदी या मोदी के एनडीए, मोदी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। शक्ति से भी बात कर लेते हैं। शक्ति, पटना की बैठक के बाद अब बेंगलुरु की तरफ रुख है, बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। तब खबरें यह भी आई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक पद दिया जा सकता है। बड़ी उम्मीदें हैं। क्या जेडीयू और आरजेडी कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं इस बैठक से? जी बिल्कुल, देखिए 23 जून को जब बैठक हुई थी तो उस दौरान जो है एक बातें जो है सियासी गलियां में काफी तेज थी कि नीतीश कुमार को जो है विपक्षी एकता की जो है मुहिम चल रही है, उसमें संयोजक बनाया जा सकता है। और देखिए नीतीश कुमार लगातार तमाम जो नेता थे, तमाम राज्यों में गए, वहाँ के मुख्यमंत्री या जो पार्टियां विरोध में थी, जो उन सबको एकजुट उन्होंने किया, और उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है 23 जून को उसकी शुरुआत हो गई। और अब जो है बैंगलोर में भी बैठक होने वाली है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपने जो है वो खुद अपनी बातों से नहीं कहते कि वो संयोजक बनना है या पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी पार्टी और तमाम जो महागठबंधन के नेता है निश्चित रूप से ये वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है संयोजक बने। जो विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है उसमें सबसे आगे हो, ताकि जो विपक्ष है उसको एकजुट किया जाए। अब देखना यह होगा कि दिलचस्प की इस बैठक में जो है क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है या फिर किसके नाम पर जो है एक मत हो पाती है, क्योंकि पिछला जो बैठक 23 जून को हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल जो है नाराज हो गए थे और ठीक है शक्ति, ये बैठक आज शुरू हो रही है, कल तक ये बैठक चलेगी। मेरे साथ आप सभी तमाम लोग जुड़े, हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकल कर आ सकता है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।